Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 22nd April. Complete करने की कोशिश में भी a video or in PDF you will get it. Okay. Now let's proceed. So let's see the questions first. First is what is Mueller's report of US? तो अभी US की ये report आई है. Okay. And which two countries conduct Varun naval exercise? तो पहली बात तो यही याद रखना, वरुण जो है वो नेवल एक्सरसाइज है. ठीक है, अब कौन सी दो कंट्रीज करते हैं वो बताना है. थर्ड इज नेम सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ये आपका जो स्टैटिक ज्योग्राफी है वो इसमें कवर हो जाएगा. आप इसमें मतलब नॉर्थ टू साउथ खुद के बेनिफिट के लिए भी देख सकते हो, एक बार उनको अलाइन करके. ठीक है, माउंटेन पीक्स और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी, मतलब जो फिर लिटिल अंडमान और ग्रेटर निकोबार, इस तरीके से आइलैंड्स को अलाइन करके. नाउ व्हाट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो कौन सा चैनल है जो कि सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को? नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ पार्ट. तो फर्स्ट इज 22 अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे. तो ये हर साल 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है टू सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. और ये दिन जो है इट ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1970. ठीक है, मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट को के दिन ही वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, याद रखना, एनवायरनमेंट डे नहीं, अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है. और ये हुआ कब था? 1970 में. तो अर्थ डे को जिसने प्रपोज किया था उनका नाम था जॉन मैककॉनल एट यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन 1969. ठीक है, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट पे 1969 में. वहाँ पे जॉन मैककॉनल ने वर्ल्ड अर्थ डे की बात की थी. 1971 में फाइनली प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था इंटरनेशनल अर्थ डे बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल यूथ एंड. ओके. और इस साल की जो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम इट्स टाइटल्ड एज प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज. तो इट एम्स टू ड्रॉ अटेंशन टू द रैपिड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जो अभी बहुत तेजी से जा रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देने के लिए ये थीम रखा गया है, प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज. याद रखना किसका था? वर्ल्ड अर्थ डे का, प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज. और कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल. ओके. नाउ सर्विसेज लिफ्ट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल. तो इसमें बस दो तीन मेन चीज़ें देखनी है. फर्स्ट इज सर्विसेज जो फुटबॉल टीम है इट इज़ नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द इंडियन डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, इंडियन डिफेंस है. और आप क्रिकेट वगैरह में देखोगे रेलवे वगैरह के लिए भी रहती है टीम. तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना. इसमें संतोष फुटबॉल ट्रॉफी में जो सर्विसेज फुटबॉल टीम है वो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए है. एंड संतोष ट्रॉफी जो है इट इज़ एन एसोसिएशन फुटबॉल नॉकआउट कॉम्पिटिशन. और जो रीजनल स्टेट एसोसिएशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो कंटेस्ट करते हैं संतोष ट्रॉफी अंडर AIFF, दैट इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. तो ये फुटबॉल के लिए ही स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी है इंडिया की. ओके. और ये जो टूर्नामेंट था संतोष ट्रॉफी वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1941 में. और उस टाइम पे जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे इसे रखा गया है. हुआ सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी ऑफ संतोष. ठीक है, तो अभी तो नेशनल फुटबॉल लीग वगैरह होता है, तो उसके पहले जो नेशनल लेवल पे मेन रहता था वो संतोष ट्रॉफी रहती थी. ओके, 1941 से. और एक और चीज़, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो ये वेस्ट बंगाल की फुटबॉल एसोसिएशन थी उस टाइम पे. फाइन. ना ऑलिव रिडले टर्टल, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है. आप कई सारे टेस्ट में देखोगे भी. ठीक है, अगर आप मतलब कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ऑलिव रिडले एक बार तो आएगा ही आएगा. फाइन. सो IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस अभी वल्नरेबल है. और आई थिंक इट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्टल. ओके. और इसका जो हैबिटेट इट इज़ वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ प्राइमरली इन द पैसिफिक, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन. तो
मतलब वही कि पूरा वर्ल्ड में ही जो भी वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स होंगे वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ओके, और इनको ये नाम क्यों मिला ऑलिव रिडले टर्टल? बिकॉज ऑफ इट्स ऑलिव कलर्ड कैरपेस, यानी जो उसकी जो शेल है वो ऑलिव कलर की है, इस वजह से इसे ये नाम दिया गया है। एंड इट इज़ हार्ट शेप्ड एंड राउंडेड। ठीक है, इसी से जुड़ा एक टर्म है अरीबाडास। ये क्या होते हैं? दीज आर सिंक्रोनाइज नेस्टिंग इन मास नंबर्स। ठीक है, तो जब नेस्टिंग का पीरियड होता है तो उस टाइम पे आप मास नंबर में देखोगे ऑलिव रिडले माइग्रेट करके आते हैं, खासकर उड़ीसा वगैरह की कोस्ट पे, और वहाँ पे मास नेस्टिंग होती है जिसको अरीबाडास कहा जाता है। ओके, ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ये ऑलिव रिडले टर्टल का प्रोटेक्शन प्रोग्राम है विच वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कंडक्ट करी, ऑपरेशन ओलिविया। फाइन। और मेटिंग और ब्रीडिंग सीजन जो रहता है वो विंटर्स में रहता है। ज़्यादातर ये कार्निवोरस होते हैं एंड ओकेजनली दे ईट एल्गी एंड सीवीड। और जो नेस्टिंग साइट्स है वो मेन याद रखना, होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है, गहिर माथा बीच इन उड़ीसा, अष्टरंगा बीच अगेन इन उड़ीसा, देन बीच ऑफ ऋषिकुल्या रिवर ये भी उड़ीसा में ही आता है, एंड देवी रिवर माउथ। ठीक है, होप आइलैंड, गहिरमथा, अष्टरंगा, ऋषिकुल्य नदी और देवी रिवर माउथ। ओके, अब एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इंडोनेशिया, तो अभी अभी इंडोनेशिया का एक एक्टिव वोल्केनो फिर से इरप्ट हुआ है, दैट इज माउंट एगंग। ठीक है, तो लोकेशन याद रखना कहाँ का है, इंडोनेशिया क्या है। इसके अलावा जो दूसरे वहाँ के एक्टिव वोल्केनोज हैं वो है माउंट ब्रोमो एंड माउंट मेरापी। याद रखना ये तीनों एक्टिव वोल्केनोज हैं और तीनों इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, नाउ एशियन टी अलायंस ये 5 टी ग्रोइंग और कंज्यूमिंग कंट्रीज का यूनियन है, एंड एशियन टी अलायंस वाज लॉन्च्ड इन गुइजू इन चाइना। ठीक है, अब 5 कंट्रीज कौन कौन सी है एशियन टी अलायंस में? एक तो इंडिया है, दूसरा चाइना है, ये तो याद ही रखना है। इसके अलावा इंडोनेशियन टी मार्केटिंग एसोसिएशन, श्रीलंका टी बोर्ड एंड जापान टी एसोसिएशन। ठीक है, पांचों याद रखना कौन कौन से हो गए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इन पांचों का है एशियन टी अलायंस। फाइन। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टी के ट्रेड को बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंजेस करना, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस करना और ग्लोबली टी का प्रमोशन करना। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्हांसिंग द ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ टी। ठीक है, तो एशियन टी के फ्यूचर के लिए ही इसको बनाया गया है ना। इंटरनेशनल एनजीओ एक कौन सा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपने देखा होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसमें आया था, एंड व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी आप मुझे बता सकते हो। अब ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इंटरनेशनल एनजीओ है, याद रखना इन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2019। तो क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 किसने रिलीज़ किया है? तो प्लीज़ रिमेंबर, कोई मतलब वो यूएन की बॉडी वगैरह सारे वो इंडेक्स नहीं करती है और डब्ल्यूईपी भी नहीं करता है, तो उसको याद रखना, ये एनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, और ये जो इंडेक्स है ये कंट्री के प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और एक क्वेश्चनेयर के बेसिस पे इस रिपोर्ट को बनाया गया है जिसमें क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन लाइक प्लूरलिज्म, मीडिया का इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस इंडेक्स को अब टॉप किसने किया है 2019 में? नॉर्वे ने किया है, और इंडिया की रैंक क्या है? 140 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो इट हैज़ ड्रॉप्ड टू 2 प्लेसेस, अभी 140 है, याद रखना 140th। ओके, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नाउ जिनोम सीक्वेंसिंग टू मैप पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। फाइन। तो CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया हुआ है ऑफ इंडिजिनस जेनेटिक मैपिंग एफर्ट, ताकि जो स्टूडेंट्स की अभी जनरेशन है उनको जिनोमिक्स की यूज़फुलनेस के बारे में समझाया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, इसके लिए जेनेटिक मैपिंग की जा रही है। तो इसमें करीब 1000 रूरल यूथ को फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया, रूरल यूथ को, ठीक है, 1000 यूथ को उनके उनके जिनोम्स को सीक्वेंस किया जाएगा बाय CSIR। ठीक है, सीक्वेंसिंग क्या होती है, जिनोम्स क्या होते हैं अभी आगे हम देख लेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है याद रखना, CSIR का प्रोजेक्ट है, जिनोम मैपिंग का, और 1000 रूरल यूथ के जिनोम्स की सीक्वेंसिंग की जाएगी बाय CSIR। तो ये एक्चुअली बड़े एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें 10,000 इंडियंस के जो जिनोम्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग की जा रही है। फाइन, सो दे विल बी सीक्वेंस्ड बेस्ड ऑन द ब्लड सैंपल, और इसमें हर पार्टिसिपेंट को एक रिपोर्ट दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि जो जीन वेरिएंट्स वो कैरी कर रहे हैं, मतलब वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं टू सर्टन क्लासेस ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उस बेसिस पे उनको क्लासीफाई करके उनको बताया जाएगा। अब जिनोम सीक्वेंसिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिनोम क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट होता है डीएनए का, जिसमें उसके सारे जीन्स इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। तो हर जिनोम में जो है पूरी इंफॉर्मेशन रहती है रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो हो गया जिनोम। अब जिनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, टू फिगर आउट द ऑर्डर ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जिनोम। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सेट की बात की जाए तो जिनोम हो जाएगा, और यदि उसका ऑर्डर निकाला जाए तो वो सीक्वेंसिंग हो जाएगी। फाइन। अब नासा स्पॉट्स फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है पहला मॉलिक्यूल टू एवर फॉर्म फ्रॉम स्ट्रे एटम्स इन द यूनिवर्स। तो ये था हीलियम हाइड्राइड, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। अगर आप थोड़ा भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये मतलब एटॉमिक नंबर्स 1 और 2 रहते हैं, और स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल के, और ये जो इनके कॉम्बिनेशन से बना है हीलियम हाइड्राइड। एंड दिस डिस्कवरी इज अ फर्स्ट स्टेप इन अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सेस केमिस्ट्री। तो किसने की है, नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन था ये सोफिया। सोफिया क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये बोइंग जेट लाइनर है, और जिसमें एक टेलीस्कोप भी है 106 इंच डायमीटर का, सोफिया। ठीक है, याद रखना, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। और किसका है सोफिया, नासा का। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी है, याद रखना है सोफिया। ओके, नाउ साइंटिस्ट को अभी तक मतलब करीब 1 लाख साल से ये लगता था कि बिग बैंग के बाद में हीलियम और हाइड्रोजन जो थे वो कंबाइन होके दे मेड अ मॉलिक्यूल कॉल्ड हीलियम हाइड्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा मानना था साइंटिस्ट का कि हीलियम हाइड्राइड बना होगा, लेकिन अभी तक हीलियम हाइड्राइड कहीं भी स्पेस में नहीं मिला था, और इस वजह से वो अनप्रूवन था। अब इस डिस्कवरी की वजह से इट हैज़ ब्रॉट अ लॉन्ग सर्च टू अ हैप्पी एंडिंग। फाइनली इनको वो हीलियम हाइड्राइड मिल गया है। ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द बिग बैंग। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अभी एकदम पीक टाइम है, तो वीडियोस को है ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ही देखना, मैं खुद ही कह रही हूँ। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ और उसको रिवीजन में यूज़ करो। द मोर यू रिवाइज द मोर द स्ट्रॉन्गर योर सब्जेक्ट्स विल बी। और आपका मतलब वही है कि 1-2 सब्जेक्ट भी यदि स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, अगर 1-2 सब्जेक्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप बहुत ईजिली अभी प्री में एटलीस्ट आप पॉइंट्स पुल कर सकते हो। ठीक है, तो बस वही कोशिश करनी है। मार्क्स ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो, अपने नेगेटिव कैसे कम कर सकते हो, तो वही है कि ब्लाइंड गैसेस नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ और समझो कि स्मार्ट गैसेस कैसे करनी है और ब्लाइंड गैसेस नहीं करनी है। जो नहीं आता है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दो, डोंट ट्राई टू गैस कि हाँ हो सकता है ये होगा। ओके, और जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस भी यदि एलिमिनेट कर पा रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर दैट क्वेश्चन, डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो वहाँ पे जो आप मार्क करोगे वो आंसर सही होने के चांसेस रहेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस अ लॉट, यू कैन आस्क फॉर द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज फ्रेंड्स, एंड कीप लविंग अस, एंड थैंक यू।